गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगा रहे होंगे और कुछ ना कुछ साथ में प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्ट में ऑलरेडी हमने कोलॉइड्स कंप्लीट कर दिया था, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और उसके बाद हम सस्पेंशंस पढ़ रहे थे या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे। कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंडेड पार्टिकल्स में डिफरेंस क्या था कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके जो पार्टिकल के साइज़ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक उसका साइज़ हो सकता है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे, जो उन पार्टिकल्स को हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोल देते हैं। दोनों में कॉमन क्या चीज़ थी? दोनों में कॉमन ये था कि दोनों के ही थ्रू अगर हम लाइट पास कराते हैं तो दोनों ही लाइट के पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट करेंगे और हमें एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देगा। यही दोनों में सबसे कॉमन एक फैक्टर था जिसकी वजह से हम दोनों को ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रखते हैं। बाकी सारे जो कोलाइड्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज़ थी वो होमोजीनियस मिक्सचर से ज़्यादा मैच करता है। यानी उसको हम होमोजीनियस में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो बात अलग है कि उसके पार्टिकल साइज़ काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन वो एक तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसीलिए हम उनको बोलते हैं क्योंकि जो लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है उसको क्लियरली दिखाता है वो। ठीक है, अब अगला टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बिल्कुल समझ लो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स की ही एक तरीके की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि बीम ऑफ लाइट जो होती है वो क्लियरली विजिबल होता है। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, ये टिंडल इफेक्ट बस उसी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है उसको हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि when a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light and the path of the light becomes visible in the solution। ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है कि सॉल्यूशंस के साथ में क्या हो रहा था। इस पिक्चर से ये चीज़ें क्लियर होती हैं। इस पिक्चर में यही दिखा रहा है कि एक सॉल्यूशन है, उसके थ्रू जब लाइट पास कराया जा रहा है उस सॉल्यूशन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरे सॉल्यूशन है उसके थ्रू जब लाइट पास कराया जा रहा है तो जिस जिस पोर्शन से लाइट होके गुजर रही है वो पोर्शन थोड़ा ज़्यादा लाइट उसमें से आ रहा है, ज़्यादा उसमें से शाइन आ रहा है। तो दिस शोज़ कि ये जिसके थ्रू शाइन आएगा, जो एक तरीके से विजिबल होगा लाइट, जिसके थ्रू, जिस सॉल्यूशन के थ्रू, उस सॉल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और जिसके थ्रू लाइट विजिबल नहीं होगा वो होमोजीनियस में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर थी। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये जो लाइट विजिबल हो रहा था किसी सॉल्यूशन के थ्रू, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अभी तक तो हमने सिंपली यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि कोई भी एक सॉल्यूशन है उसके थ्रू अगर लाइट पास किया जाए और लाइट अगर विजिबल है तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है उस मिक्सचर की जिसके थ्रू लाइट पास कर रही है, उस प्रॉपर्टी का नाम है टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम है टिंडल इफेक्ट। आगे कह रहा है टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल। टिंडल इफेक्ट और कहाँ कहाँ देखा जाता है? ये जो दूसरा पिक्चर दिया हुआ है ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का। इसमें तो किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई लिक्विड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिक्विड की जगह पे जो पूरा का पूरा हमारा रूम है, उस रूम में जो एयर है उसको एक तरीके से हम सॉल्यूशन मान लेंगे या फिर सॉल्वेंट मान लेंगे। सॉल्वेंट के अंदर छोटे छोटे जो धूल के पार्टिकल्स हैं वो हो गए सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमें मिल गए। अब जो लाइट आ रही है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स, चूँकि अच्छे से उसमें मिक्स हुआ नहीं है, सारे सॉल्यूट पार्टिकल विजिबल है। हो सकता है हमारी आंखों को क्लियरली विजिबल ना हो जब लाइट पार्टिकल्स नहीं पड़ते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो पार्टिकल्स तो वहाँ पे हैं और वो बहुत अच्छे से घुला मिला नहीं है सॉल्यूशन में। दैट मीन्स कि अगर वो सॉल्यूशन में नहीं घुला, इसका मतलब वो है होमोजीनियस मिक्सचर तो हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजीनियस मिक्सचर के प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जब होमोजीनियस मिक्सचर वाली प्रॉपर्टी शो करेगा तो उसी की कैटेगरी में आएगा। अब उसमें भी ये देखने लायक बात होती है कि वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या फिर सस्पेंशन है या फिर कोलाइड्स हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन है या फिर सस्पेंशन है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। वो कैसे पता चलेगी कि अगर वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक है तो वो कोलाइड्स में आ जाएंगे। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स हो जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा बड़े साइज़ हैं पार्टिकल्स के
तो उसको हम रख देंगे किसी कैटेगरी में, उसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स की कैटेगरी में, सस्पेंशंस की कैटेगरी में रख देंगे। तो दोनों ही केस में अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दोनों ही केस में, चाहे वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो चाहे सस्पेंशन हो, दोनों ही केस में लाइट विजिबल होता है अगर उसके थ्रू लाइट पास किया जाए तो। दैट मीन्स कि दोनों तरह के सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। तो ये थर्ड पिक्चर दिया हुआ है, थर्ड पिक्चर में भी ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही ये बीम्स दिख पाते हैं। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो किसकी वजह से हो रही है? वो जो एटमॉस्फेयर में या फॉरेस्ट में जो छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो तो लगातार मूव करते ही रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो इतने भी ज़्यादा भारी नहीं है कि वो सेटल डाउन कर जाएं और ज़मीन पे जाके बैठ जाएं। और उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो हो सकता है काफ़ी भारी हों, लेकिन और वो धीरे धीरे ज़मीन पे जाके बैठ जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो कभी बैठ ही नहीं पाते हैं ज़मीन पे। क्यों? क्योंकि उनका वेट इतना ज़्यादा हल्का है कि वो नीचे जाके सेटल डाउन कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, जब सेटल डाउन नहीं कर पाएंगे दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर में हमेशा ही वो घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे और जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट को स्कैटर कर देगा। तो ये इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ये पिक्चर को थोड़ा सा लार्ज करके दिया हुआ है। ये सेकंड पिक्चर तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है, कि एक सॉल्यूशन है। अगर ये सेकंड सॉल्यूशन की बात करी जाए तो इसमें लाइट विजिबल नहीं है, एक बीम जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये किस तरह का मिक्सचर होगा? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें क्लियरली एक लाइट का बीम दिख रहा है, विजिबल है। दैट मीन्स कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको भी अच्छे से समझना है आपको। क्या कह रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ ए सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट की बात हो रही होगी, एक सॉल्वेंट की बात हो रही है और उसमें सॉल्यूट के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मेरे पास मान लो एक सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंट मान लो वाटर है। ठीक है, वाटर। अब इसमें मान लो मेरे पास में सॉल्यूट है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट को मैं सॉल्यूट ले सकता हूँ क्योंकि सॉल्ट की जो क्वांटिटी होगी वो वाटर की क्वांटिटी से ज़्यादा कम होगी। तो जो जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी वॉल्यूम कम होती है, उसको हम सॉल्यूट मानते हैं। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट मानते हैं। तो सॉल्ट अगर सॉल्यूट हो गया, पहले मान लो मैंने 2 चम्मच इस पानी में डाल दिया नमक, घोल दिया, घोलने पे वो नमक घुल जाएगा। फिर मैंने 2 चम्मच डाल दिया नमक इसमें, फिर घुमाएंगे, फिर घोलेंगे, घुल जाएगा। ऐसे तब तक करना है जब तक एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब आप 2 चम्मच यहाँ पे अगर 1 चम्मच भी डालते तो वो नमक को कितना भी आप घोलना चाहो नहीं घुलेगा। तो वो वाला जो स्टेज होता है जिसके बाद सॉल्वेंट में फर्दर सॉल्यूट घुलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि नमक जो है पानी में घुल जाता है, उसके बाद ही पानी का लेवल राइज नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या था? पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था। ठीक है, तो नमक जो है उस स्पेस को भर दिया था। अब क्या हुआ कि नमक इतना ज़्यादा पानी में घोल दिया गया है कि अब नमक पानी के बीच में, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह थी, वो नमक हर जगह पे जाके बैठ गया है। अब नमक का एक भी पार्टिकल एक्स्ट्रा अगर आएगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी पानी के पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस ऑलरेडी नमक के बाकी सारे पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। यही कारण है कि नमक और फर्दर पानी में घुलने के लिए तैयार नहीं होता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट को हमने सेकंड चैप्टर के कंसेप्ट से थोड़ा सा रिलेट कर लिया। तो अगर ऐसे ही करके आपको कंसेप्ट्स को अगर आप रिलेट कर पाते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कौन सी चीज़ का अमाउंट यहाँ पे हमें मेजर करना होता है? सॉल्यूट का अमाउंट मेजर करना होता है किस में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। मतलब सैचुरेट हो गया सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्यूशन के बीच में उस सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे
उनके बीच में जो जगह थी वो पूरी की पूरी जगह भर गई है। इसी तरह के सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन आ गया है। सैचुरेशन में मतलब आपके साथ में सैचुरेशन आ सकती है, किस तरीके से आ सकती है। मान लो आज आपने आज सोचा कि आज मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। अब आपने मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको 1 घंटे बहुत मज़ा आया। उसके बाद 1.5 घंटे होते होते आपका जो पढ़ने का स्पीड था वो थोड़ा स्लो हो गया। उसके बाद 2 घंटा जाते जाते ऐसा हो गया कि अब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, बस आप पढ़ते जा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप कुछ भी गेन नहीं कर पा रहे हो, आप बस पढ़ने का पढ़ रहे हो, बस एक तरीके से कोटा पूरा कर रहे हो, ठीक है, कोरम पूरा कर रहे हो। तो इस तरह का सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि अब सैचुरेशन आ गया, अब मेरे से और नहीं पढ़ा जाएगा। कब तक नहीं पढ़ा जाएगा, जब तक मैं थोड़ा सा और रेस्ट ना ले लूँ, वापस से फ्रेश स्टार्ट ना ले लूँ, ठीक है। तो सैचुरेशन इनके साथ में कैसे आ गया कि अब इसमें फर्दर नमक को घोलने की क्षमता नहीं रही, ठीक है। फिर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जैसे उसका ऑपोजिट, इज ए सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अच्छा हाँ, ये टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलेंगे कि अभी भी उस सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अभी भी गैप है, इतना गैप है कि अभी भी और भी अगर सॉल्यूट मैं उसमें घोलना चाहूँ तो अभी भी घुल सकता है। उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचा है। अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो कि अब कुछ भी पढ़ रहे हो तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी भी ऐसा है आपके साथ में कि पढ़ रहे हो तो समझ में तो आ रहा है और थोड़ा थोड़ा याद भी हो रहा है, लेकिन अभी सैचुरेशन नहीं आया है। तो इस तरह के सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात को भी इंश्योर करना होता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है, उसी एग्जांपल को थोड़ा सा ढंग से बताया हुआ है। कह रहा है कि टेक 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स, 2 बीकर लेना, उनमें 50-50 ml वाटर लेना है। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर विद कंटिन्यूअस स्टिरिंग टिल नो मोर सॉल्ट डिजॉल्व्स इन इट। तो एक बीकर में थोड़ा सा नमक डालना है और लगातार नमक डालते जाना है और उसको स्टर करते जाना है, मतलब घोलते जाना है। और तब तक घोलना है जब तक नो मोर सॉल्ट डिजॉल्व्स इन इट, जब तक अब उसमें से और कितना भी आप घुमा लो कि अब और नमक जो है उसमें घुलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। सिमिलरली ऐड शुगर इन अदर बीकर विद कंटिन्यूसली स्टिरिंग टिल नो मोर शुगर डिजॉल्व्स इन इट। तो एक बीकर में आपने नमक ले लिया पानी के साथ में, दूसरे बीकर में आपने पानी के साथ में शुगर ले लिया। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ऑब्वियसली ये तो मिलना ही है। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जब सॉल्ट फर्दर नहीं उसमें डिजॉल्व होने वाला है। इन द सेम मैनर एक टाइम ऐसे आएगा जब शुगर फर्दर डिजॉल्व नहीं हो रहा है पानी में, ठीक है। इफ़ द मिक्सचर्स आर हीटेड इट डिजॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि सैचुरेशन आ गया था किसी एक टेम्परेचर पे, मैंने उसकी टेम्परेचर को थोड़ा सा और राइज़ कर दिया तो पता चला कि अब थोड़ा सा और उसमें नमक घुल सकता है और थोड़ा सा और चीनी भी घुल सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हम अनसैचुरेट वापस से सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कर सकते हैं। कैसे, हमने हल्का सा अगर हीट दे दिया किसी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो वो वापस से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है कुछ देर के लिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेज आर डिफरेंट, ऑब्वियसली कुछ ऐसे सबस्टेंस है, नमक मान लो 1 किलो डिजॉल्व होगा और उसकी जगह पे चीनी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आधा किलो ही डिजॉल्व हो। तो सभी तरह के सॉल्वेंट्स की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, सभी तरह के सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेज वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर से भी वेरी किया जा सकता है सॉल्वेंट की या फिर किसी तरह के सॉल्यूशन की या किसी तरह के सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके। ये तो हमने अभी जस्ट देखा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।